ओके, तो फर्स्ट की 10 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कंसीडर नहीं करना है। तो उसको आपने डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ क्यूब वहां पे कनेक्ट किया है, ए और सी डैश के बीच में कनेक्ट किया है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, ओके, एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। और हर एक जो एज है क्यूब की उसमें से आपको करंट फाइंड आउट करना है। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? ओके, कि एक क्यूब यस सर। उसके हर एक साइड का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ओके, हम एंड 10 वोल्ट की बैटरी उसके डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स पे कनेक्ट की है। तो यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। ओके, सो फॉर दैट अब इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस मैं खुद के हिसाब से करूंगा, लाइक जस्ट अ मिनट। अब एक क्यूब ड्रॉ करते हैं हम लोग फॉर दैट। तो एक क्यूब है, ओके, ये क्यूब होगा, विल कनेक्ट देयर साइड्स। ओके, डन, क्यूब हो गया। अब इसमें डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स, तो मैं इन्होंने देखो उन्होंने ए बी सी डी या ए डैश बी डैश सी डैश कुछ नाम दिया होगा, मैं अपने हिसाब से नाम लेता हूँ, लाइक ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे ई एफ जी एच। एग्जाम में आपको एस शोन इन फिगर नहीं बोला होगा, उसमें सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि क्यूब है, उसके डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट से। तो आपको सारा सब कुछ खुद ही करना है कि ये फिगर ड्रॉ करनी है। अब इसके हर एक साइड का रेजिस्टेंस 1 ओम है, सो आई विल टेक इट एज आर ओम, और R is equal to 1 ओम लूंगा मैं उसको। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गिविंग इट नेम एज आर ओम, कि एवरी साइड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम। अब अगर मैं यहाँ अभी सब कुछ ड्रॉ करूंगा तो इट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो अभी मैं सिर्फ ऐसा समझो कि मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि एवरी साइड हैज अ रेजिस्टेंस एंड इट हैज अ वैल्यू ऑफ 1 ओम। ओके, एवरी साइड हैज अ रेजिस्टेंस, हर एक साइड पे रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, बैटरी कनेक्ट करनी है डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स। अब डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट कोई भी हो सकता है, ये ए और जी ये डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स है, ये बी और उसके लिए एच ये डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट है, ये ई के लिए ये सी डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट है, या एफ के लिए ये डी डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट है। तो इसमें से किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, इट विल बी डायगोनली ऑपोजिट, और उससे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। But as they have taken between A and G, they have taken as C dash here, so we have taken G. तो हम इसके बीच में ही बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो हमारी जो बैटरी है 10 वोल्ट की बैटरी है, जिसको हमने इसके बीच में कनेक्ट किया डायगोनल ऑपोजिट पॉइंट्स में। ओके, यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, नाउ अब जैसे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। अब इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा, कितना होगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू सर्किट। सो लेट अस अज्यूम, हम खुद से अज्यूम करते हैं कि लेड की ये जो सर्किट है इसमें से इनिशियली 6i करंट जा रहा है। एक्चुअली उन्होंने 3i लिया है, बट आई एम टेकिंग 6i क्योंकि इससे इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ओके, तो अभी ध्यान रखना सारे रेजिस्टेंसेस सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा सब में, क्योंकि हर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो करंट विल बी डिवाइडेड इक्वली इन एवरी साइड। तो सबसे पहले वी विल रीच टू ए पॉइंट। अब जब ए पॉइंट पे आएंगे तो वी हैव 3 ब्रांचेस, बट तीनों ब्रांचेस के करंट सेम है तो तीनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंसेस सेम है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम ही होगा, आर लिया मैंने सबका 1 ओम ही होगा। सो
करंट विल बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन दिस थ्री ब्रांचेस। तो क्या आ जाएगा, ये इनकमिंग है तो यहाँ से कोई बैटरी नहीं है जो दूसरा एक करंट प्रोवाइड करेगी, तो डेफिनेटली ऑल दिस थ्री आर आउटगोइंग करंट्स। ये जो तीनों करंट्स होंगे दे आर डेफिनेटली आउटगोइंग करंट्स। तो दूसरी कोई सोर्स बैटरी नहीं है कि जो रिवर्स में कोई करंट फ्लो कर रही है, इसलिए ये तीनों क्या होने चाहिए, आउटगोइंग ही होने चाहिए। अगर सोर्स बैटरी होती देन वी हैव टू कैलकुलेट कंप्लीट करंट्स, then we will decide here whether it will be ingoing or outgoing, but यहाँ पे दूसरी कोई बैटरी नहीं है, सिंगल बैटरी जो पावर सप्लाई कर रही है, सो तीनों करंट्स आउटगोइंग ही होंगे। so now ये ब्रांच का करंट 2i हो गया। अब ये करंट यहाँ पे पहुंचेगा, इट विल रीच एट ई पॉइंट। तो ई पॉइंट पे भी दो पॉइंट्स है आपके पास, दो साइड्स है आपके पास, तो यहाँ पे ब्रांचिंग है, तो इस जंक्शन पे भी करंट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो भी अगर अगेन क्या होगा, आउटगोइंग। अब दोनों के रेजिस्टेंसेस सेम है। अब इस पॉइंट पे आने वाला करंट 2i है, तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, कितना बच जाएगा, i एंड हियर i, इसमें भी कितना जाएगा, i अगेन फ्रॉम हियर, तो 2i है। अब इस पॉइंट पे जब आएगा तो वापस करंट डिवाइड हो जाएगा, i आउटगोइंग ही होगा वो भी, क्योंकि करंट अगर एक साइड से स्टार्ट हो तो वो सेकेंड साइड पे रीच करने की कोशिश करता है हमेशा। एंड अगेन फॉर दिस 2i, तो b के पास जब आएगा तो यहाँ पे भी उसके पास दो साइड से, दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेस है, तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा, तो ऊपर भी आए, यहाँ पे भी आए और ऊपर भी आ जाएगा। गॉट इट? नाउ एट एच पॉइंट, अब एच पॉइंट की तीनों साइड चेक करो, तो दो इनकमिंग करंट है उसमें, ओके दो इनकमिंग है, तो ये तीसरा इनकमिंग नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल वायलेट दी रूल ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ करंट, वो रूल को वायलेट कर देगा अगर इनकमिंग करंट लिया तो। पॉसिबल ही नहीं ना, यहाँ से कोई बैटरी है ही नहीं, तो ये दो अगर इनकमिंग है तो इट शुड बी डेफिनेटली आउटगोइंग। वो कितना होगा, तो इन दोनों के सम के बराबर, तो करंट थ्रू दिस ब्रांच इज 2i। ओके, अगेन एट दिस ब्रांच, अब वापस यहाँ से एक इनकमिंग करंट है, यहाँ से भी एक इनकमिंग करंट है, तो इट विल बी आउटगोइंग, और टोटल कितना हो जाएगा, 2i। तो कितना हो जाएगा ये, 2i। और अगेन एट सी पॉइंट, तो यहाँ से भी एक करंट इनकमिंग है, यहाँ से भी इनकमिंग है, तो ये करंट भी क्या होगा, आउटगोइंग। एट जी, तीनों करंट इनकमिंग है, 2i 2i 2i, तो फाइनली जी में से जो करंट होगा वो आउटगोइंग होगा, और वो क्या होगा, 6i। तो यू कैन सी, हमने जब स्टार्ट में करंट दिया था तो 6i हमने दिया था, पूरे सर्किट में घूम के बाद में जब बाहर आया करंट तो वो भी कितना है, 6i। मतलब हम जितना करंट इनपुट पे देंगे उतना ही करंट हमें आउटसाइड में भी मिलेगा, आउटपुट साइड में मिलेगा। कहीं भी करंट कंजर्व नहीं हुआ, मतलब कहीं भी करंट आपका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ, या बढ़ भी नहीं गया या कम भी नहीं हुआ, जितना आपने दिया था उतना ही आया है, मतलब किरचॉफ का फर्स्ट रूल यहाँ पे कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। डाउट्स समझ में आई ये फिगर? No, sir. Yes, sir. अब हमें क्या करना है कि ये जो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट है सारे, ओके, तो इनमें से हमें तो ए और जी के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट की है, तो उसके बीच का ही हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर दैट पर्पस हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ए से जी तक का आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। फर्स्ट, हमेशा करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, उसी डायरेक्शन में हमें लूप लेनी है। अब किरचॉफ का फर्स्ट रूल तो हमने यूज कर लिया फॉर करंट डिवाइडेशन, अब सेकंड रूल यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग रेजिस्टेंस। ओके, तो फर्स्ट पाथ हमारे पास है कि हम ए से होके बी पे जाए, बी से सी पे जाए, सी से वापस जी पे जाए, जी से ये बाहर की सर्किट से होके बैटरी से होके वापस ए पे आए। दिस इज आवर फर्स्ट पाथ। सेकंड पाथ है हमारे पास ए से होके हम लोग डी पे जाए, डी से ऊपर एच पे जाए, एच से जी पे जाए, और हमें बाहर आना है, बाहर से वापस यहाँ पे ओके ए पे आए। ये सेकंड लूप है। थर्ड लूप है, आप ऐसे जा सकते हो, यहाँ से ऐसे जा सकते हो, यहाँ से ऐसे जा सकते हो, एंड अगेन कम बैक टू ए। ये भी एक पाथ है। और एक पाथ ऐसा है कि आप यहाँ से ऐसे जाओ, यहाँ से ऐसे जाओ, ओके, करंट्स फॉरवर्ड में ही होने चाहिए, बस ये याद रखना है। स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। आप कोई भी पाथ से जाओ, यू जस्ट नीड टू गो फ्रॉम ए टू जी। आपको ए से जी तक जाना है थ्रू दिस बैटरी एज वेल, बैटरी को लेके, क्योंकि हमें ए से जी के बीच का ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है पूरे सर्किट का।
ओके, तो वी विल सिलेक्ट द बेस्ट पाथ। तो बेस्ट पाथ कौन सा होगा हमारे, तो ये आउटर साइड का पाथ, ए से बी, बी से सी से जी से वापस बैटरी, और बैटरी थ्रू कम बैक टू ए। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगी हमारे। ओके, जैसे लूप लेते हैं तो लूप के लिए हमें पहला होना था एक डायरेक्शन सिलेक्ट करनी होती है, उसके लिए एक पाथ सिलेक्ट करना होता है, देन ओनली वी कैन यूज लूप रूल ऑफ किरचॉफ। किरचॉफ का जो लूप रूल है तभी यूज कर सकते हैं। सो वी आर सिलेक्टिंग पाथ ए, बी, देन सी, देन जी से बैटरी, एब्सोल्यूट बैटरी है, ओके, एंड कम बैक टू ए अगेन। ओके, ये पाथ हमने सिलेक्ट किया है। ई मत लिख देना, नहीं तो यहाँ जी से डायरेक्ट ई कैसे आ गए। तो दिस इज योर बैटरी ईएमएफ। ओके, ये बात में हमें किरचॉफ का सेकंड रूल यूज करना है। तो मैंने जैसे बोला कि ये जितने भी लाइन्स है ये वो सारे रेजिस्टेंसेस है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है आर ओम। पहले आर लिखते हैं, बाद में हम उसकी वैल्यू रखेंगे। दिस इज ऑल्सो ऑफ आर ओम एंड दिस ऑल्सो हैव रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ आर ओम। ये वायर्स है, इनका रेजिस्टेंस मत लेना। एंड देन बैटरी एंड देन बैक टू ए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग पाथ। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आर आ रहा है। अब उसका करंट क्या है, 2I है, लेकिन हम जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करें उसी डायरेक्शन में करंट है, तो विल पुट माइनस, और हमें वही इक्वेशन यूज करना, V इज इक्वल टू आई आर, किरचॉफ का सेकंड रूल। इसमें यही इक्वेशन यूज कर देते हैं कि करंट फ्रॉम रिस्पेक्टिव ब्रांच एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच, मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ब्रांच। तो करंट कितना है इस ब्रांच का, 2I है, और रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, बट इट इज इन अवर डायरेक्शन। तो हम आगे क्या लिखेंगे, माइनस। तो क्या आएगा, माइनस 2I into small r। ओके, देन अगेन फॉर द नेक्स्ट, अब ए से बी होगा, बी से सी के बीच में रेजिस्टेंस है आर ओम, करंट आए अपने ही डायरेक्शन में। ओके, वी आर सेम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो वापस कितना आएगा, आई इंटू आई, क्योंकि वहां पे करंट आई है ओनली, रेजिस्टेंस आर। अगेन नेक्स्ट सी टू जी, तो इसमें रेजिस्टेंस आर है, करंट 2I है, तो माइनस 2I आर। ओके, देन वी आर इन आउटसाइड द सर्किट, और यहाँ से सीधा कौन आ रहा है बीच में, बैटरी। तो बैटरी के हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो मैंने बोला था अगर बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो माइनस, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो प्लस लेना। तो विल पॉजिटिव प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0। अब कोई एलिमेंट नहीं बचा ना, लूप कंप्लीट हो गई ना, तो इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये माइनस 2IR माइनस IR माइनस 2IR, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 5I स्मॉल r प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0। तो ये जो माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5IR। ओके, गॉट इट। नाउ अब नेक्स्ट है कि हमारी बैटरी 10 वोल्ट की है और हम सप्लाई 6 एम्पीयर करंट कर रहे हैं, तो ये पूरे सर्किट को हम कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज इट्स वैल्यू, सो हमें वो फाइंड करना है। तो सपोज कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ये सर्किट का, जब मैंने 10 वोल्ट का सप्लाई दिया है, कितना सप्लाई दिया है, एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 10 वोल्ट है, then the current through the circuit is 6 ampere, sorry 6I, not ampere, 6I। so I am replacing the circuit between A to G, A to G के बीच की सर्किट है, I am replacing that circuit with one equivalent resistance named as R। उसको मैं क्या नाम दूंगा, R। तो which is the resistance between A and G, so it will be my equivalent resistance। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, तो this is my first equation। Now for this I will write V is equal to epsilon I, V is equal to IR according to this equation। ये V क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू करंट कितना है सर्किट का, 6I, टोटल करंट 6I, और रेजिस्टेंस कितना है, R। जब हम इक्विवेलेंट करते हैं तो हम पूरी सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो वो सिंगल रेजिस्टेंस सपोज क्या है, R, किसके बीच में, A से G टर्मिनल के बीच में। ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन।
तो हमने बोला था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसके कारण सर्किट के वोल्टेज या करंट में कोई इफेक्ट नहीं होता, वो टोटल जितना होता है उतना ही रहता है. So we can compare these two equations. So we'll get 6IR. Comparing equation 1 and 2, we'll get here 6IR is equal to 5I into small r. Okay, so I cancel. ये जो 6 है ये डिवीजन में आ जाएगा. So you will get here R is equal to 5/6 small r. And this is your equivalent resistance of this circuit between A to G. But we know that हमें क्या पता है R is equal to कितना है हमारा 1 ohm, क्योंकि every branch has a resistance of 1 ohm हमने कंसिडर किया था. तो R is equal to क्या हो जाएगा, तो 5/6 into R equals to कितना लेना है हमें 1. So we'll get here 5/6 ohm. Our answer is 5/6 ohm. Got it? Any doubts? No, sir. अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट चीज होगी. अब हमें एवरी ब्रांच का करंट फाइंड आउट करना है, करंट इन ईच एंड एवरी ब्रांच वो भी फाइंड करना है. तो उसके लिए ये दोनों इक्वेशंस है हमारे पास. तो हम R की जो वैल्यू है वो इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दे, या तो फिर ये जो इक्वेशन है एप्सिलॉन इज इक्वल टू IR, इसमें R भी पता है हमको, एप्सिलॉन भी पता है, तो भी हम I की वैल्यू मिल जाएगी. या इसमें से दोनों में से जो यूज करना है वो करो. सो वी विल यूज हियर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 6I कैपिटल R. ओके, अब इस वैल्यू को रखेंगे तो हमें I फाइंड करना है. तो आई विल राइट लाइक दिस, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 6R. ये जो 6R यहाँ पे न्यूमरेटर में था उस साइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा इक्वल के उस साइड. सो एप्सिलॉन बराबर 10 वोल्ट है, हमने 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की थी. तो 6 और R बराबर कितना मिला हमें 5/6. ओके, तो 6 कैंसल, तो 5 1 5, 5 2 10. तो क्या आएगा फाइनली आंसर 2 एम्पियर. I इज इक्वल टू 2 एम्पियर आए, बट हमारा जो टोटल करंट है वो 6 आए. हमने जो सप्लाई करंट लिया था वो कितना था, टोटल करंट 6 into I is equal to 6 into 2 means total current of our circuit is 12 ampere. ओके, अब 12 एम्पियर करंट था हमारा, तो अब उसको अगर मैं इस फिगर में ड्रॉ करूं तो नाउ यू कैन सी हियर टोटल 6I में से कितना करंट जाएगा. एक काम करता हूं, न्यू फिगर ड्रॉ करूं कि इसमें ही बता दूं चलेगा. 6I, इसमें ही बता दो. 6I बता दो 12 राइट. अब 12 इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो 2 इंटू I की वैल्यू हमको पता है 2 है, तो 2 इंटू 2 4. यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 जाएगा, यहाँ पे भी कितना जाएगा 4. ओके, 12 के 3 पार्ट्स हो गए, 4 4 4 12 हो गया. अब अगेन दिस 4 विल बी डिवाइडेड इन 2 सब पार्ट्स. तो यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर. अगेन हियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, एंड अगेन हियर 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर. अब नेक्स्ट आगे, अब यहां से आगे की ब्रांच में 2 + 2 अगेन 4, यहाँ पे भी 2 + 2 अगेन 4, एंड हियर आल्सो वेयर इज दैट 2 + 2 कहां से आएगा, ये 2 और ये 2, तो अगेन हियर 4. ओके, 4 हो जाएगा, और बाद में ये 4 + 4 + 4 टोटल कितना हो जाएगा 12. हमने 12 दिया था, पूरे सर्किट में घूम के वापस कितना है 12 ही बाहर आया. ओके, दिस विल बी द करंट ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांच. तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि लाइक ब्रांच ए बी है तो उसका करंट 4 एम्पियर, ब्रांच ए डी है उसका 4 एम्पियर, ब्रांच ए है उसका 4 एम्पियर, देन अगेन ई जी का 2 एम्पियर. ये सारे मतलब 12 के 12 ब्रांचेस लिखना, उसके साइड में उसका करंट लिख देना. तो योर एग्जांपल विल बी ओवर. अंडरस्टैंड. अब दोनों चीजों में चेक करना, आपकी जो बुक है, जस्ट अ मिनट, आपकी जो बुक है उसमें उनका I इज इक्वल टू 4 एम्पियर आया और हमारा I 2 एम्पियर है. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दे हैव टेकन 3I and we have taken 6I. Understood? That's why. बाकी टोटल करंट तो वही होगा, I इक्वल्स टू उनका 4 आया तो 3 into 4 12 एम्पियर हो गया. हमारा कितना आया था, हमारा भी 12 एम्पियर ही आया है. You can check here 12 एम्पियर, I is equal to 4. Got it? Any doubts?
No, sir. समझ में आया पूरा एग्जांपल कैसे सॉल्व किया, ईच एंड एवरी ब्रांच का करंट कैसे फाइंड आउट करना है? Yes, sir. एनी अदर? द्रौपदी, निखिल या पल्लवी, सुनील, किसी को कोई डाउट? No, sir. समझ आया? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया, sir. ले लिया ना? इसका भी लेना है तो ले लो। ओके, एनी डाउट्स? No, sir. ओके, अब ये जो एग्जांपल है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व इट। 3 लूप्स लेनी है, मैं एक हिंट दे देता हूँ। तो इसमें आपको 3 लूप्स लेनी है। ये एक लूप, दिस इज योर फर्स्ट लूप, दिस इज योर सेकेंड लूप एंड दिस इज योर थर्ड लूप। ओके, इन तीनों लूप को लेना है, तीनों का इक्वेशन डिराइव करना है। फिर मैथमेटिक्स में आता था कुछ 1-2 टर्म को रिमूव या ऐड करके फिर उसको सॉल्व करना है मैथमेटिकली। सो यू विल गेट द आंसर। ट्राई करना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए आपको दे रहा हूँ पहले। फर्स्ट यू ट्राई, देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें खुद से करोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। मैं तो करवा दूंगा, बाद में आप भूल जाओगे। तो नाउ वेस्टर्न ब्रिज। तो वेस्टर्न ब्रिज क्या होता है कि एक ब्रिज होता है लाइक दिस, एक ब्रिज होता है। इसमें क्या होता है, इसका यूज होता है कि कुछ चीजें लाइक आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस है, उसमें से 3 आपको पता है, एक अननोन है। तो यू कैन फाइंड दैट अननोन विद द हेल्प ऑफ दिस अदर 3 रेजिस्टेंसेस। But first, you have to check its balance condition, whether your eastern bridge is balanced or not. If it is balanced, then only you can use that concept only, or else you can't use it. तो सबसे पहले क्या होता है इसमें western bridge में? So as an application of Kirchhoff's rules, consider the circuit shown in a figure 3.25, which is called as western bridge. Okay, the bridge has a 4 resistances R1, R2, R3, and R4. Across one pair of the diagonally opposite points A and C in a figure, a source is connected. तो diagonally opposite जो point है A और C, उसके बीच में आपने सोर्स कनेक्ट किया है। ओके, और ये बी और डी जो डायगोनली ऑपोजिट पर है उनके बीच में आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द अपीयरेंस ऑफ करंट। ओके, कि करंट आपके सर्किट में है या नहीं, उसको चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द करंट, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज यूज्ड टू check the appearance of a current. Okay, so for simplicity, okay, this line shown in BD in a figure is called galvanometer arm. जो BD arm है, between other 2 vertices B and D, a galvanometer G, which is device to detect the currents, is connected. For simplicity, we assume that the cell has no internal resistance. जो हम cell use कर रहे हैं, उसका internal resistance हमको 0 consider करना है. In general, there will be a current flowing across all the resistor as well as the current IG through galvanometer G. Of a special interest is the case of balanced bridge where the resistors are such that IG is 0. मतलब क्या होता है कि एक जनरल केस में क्या होता है कि जब आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो तो ये सारे रेजिस्टेंसेस में से एज वेल एज गैल्वेनोमीटर में से भी करंट फ्लो होता है। बट एट सम स्पेशल केस, मतलब एक स्पेशल कंडीशन पे क्या होता है कि जो एक गैल्वेनोमीटर होता है उसका करंट 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। और अगर किसी भी सर्किट में से किसी भी एलिमेंट में से करंट 0 हो जाए तो उसे ओपन सर्किट कहा जाता है। दैट मीन्स योर सर्किट इज ओपन एट दैट एंड। That means you do not need to consider that element in the circuit. मतलब क्या हो जाएगा कि if your Bristol bridge is balanced, तो हम सबसे पहले जो इक्वेशन डिराइव करने वाले वो बैलेंस कंडीशन के लिए डिराइव करने वाले। दिस इज आवर फिगर। So no current through G. In this case, the Kirchhoff junction rule applied to the junctions D and B immediately gives us the relation I1 is equal to I3 and I2 is equal to I4. मतलब क्या होगा
कि अगर इसमें से करंट 0 हो जाएगा तो ये I2 करंट सीधा जाएगा, मतलब ये B पॉइंट पे वो डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे करंट है नहीं इस ब्रांच में, तो इट विल डायरेक्टली गो टू हियर, सो I2 becomes I4 and I2 and I4 are equal and I1 and I3 will equal when your Wheatstone bridge is in balanced situation. So your between branch, okay, branch between D to B will be open circuited, okay, and it will be removed. Simply you can say it will be removed. When it is to be removed, your current directly goes to R2 to R4 and R1 to R3. That means R1 and R3 will be in series and R2 and R4 will be in series. So now we are going to solve it. अब उसको solve करते हैं हम, कैसे solve करेंगे? Like we have Wheatstone bridge. एक काम करते हैं, 10 मिनट्स में होगा नहीं है, मैं मीटिंग एंड करता, एंड करके वापस ज्वाइन करो, ओके, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ गया कि 10 ही मिनट चलेगा अभी मीटिंग, तो उसके बाद वापस रिकॉर्ड करके Okay. आता हूँ।